एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार, कमाल की बात, स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको इस देश में अकल के कुछ नादिर नायाब नमूनों से मिलवाया था। आज हम आपको इस देश में अंधभक्तों के कुछ नादिर और नायाब नमूनों से मिलाते हैं। सबसे पहले सबसे नादिर, सबसे नायाब नमूने हैं ये महर्षि बाबा रामदेव यादव, योगा गुरु। वैसे अब बहुत से लोग इन्हें बाबा रामदेव के बजाय लाला रामदेव कहने लगे हैं, क्योंकि अब योगा की तरफ इनका ध्यान कब है। अब ये एक योगा कारपोरेट बना चुके हैं। इस योगा कारपोरेट में सब कुछ मिलता है योगा के अलावा। मतलब आपको उसमें घी मिलेगा, तेल मिलेगा, साबुन मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, कपड़ा धोने का साबुन मिलेगा, मक्खन मिलेगा, दही मिलेगा, घी मिलेगा, सब मिलेगा। योगा नहीं मिलेगा, वो योगा बिकता नहीं। वैसे ये बहुत बड़े गुरु हैं, कहते हैं कि सबको एक आंख से देखते हैं। वैसे हमारा ये ख्याल है कि सिर्फ ये योगा के गुरु नहीं हैं, ये भेष बदलने की भी माहिर है। याद है आपको जिस ज़माने में अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त एक स्टेज से ये भेष बदल कर भागे थे, यानी जंपर शलवार और कुर्ता पहन के। ये देखिए, लेकिन हम आज तक एक बात समझ नहीं पाए कि जंपर शलवार और दुपट्टे में और सब कुछ तो छुप गया होगा, मगर इन्होंने दाढ़ी कैसे छुपाई होगी अपनी। बहरहाल, योगा गुरु जी जिस ज़माने में पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया था, यानी 71 रुपये पर लीटर हो गया था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि अरे भारत के लोगों, नरेंद्र मोदी को लाओ, पेट्रोल 35 रुपये लीटर बिकने लगेगा। यकीन नहीं आया आपको? सुन लीजिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? आज पेट्रोल कहीं कहीं 100 रुपये पर फी लीटर पहुंच गया है और कहीं कहीं 100 रुपये फी लीटर पहुंचने के लिए हाथ पांव मार रहा है, बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि वो लोग, वो भारत के लोग तो मुकद्दर के सिकंदर हैं जो इस बढ़े हुए पेट्रोल के दाम देकर मोदी सरकार का खजाना भर रहे हैं और हमारे देश के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। सुन लीजिए। जो डीजल पेट्रोल के थोड़े दाम बढ़े हैं, जरूर उससे आम आदमी को थोड़ा सा देश के लिए अपने जेब से पैसा निकालना पड़ेगा, तो देश के लोग उदार हैं, निकाल लेंगे। तेल के, डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। इसके अलावा इन्होंने अब एक दवा निकाली है, कोरोनिल किट शायद उसको कहते हैं। दवा इन्होंने ये पहले भी निकाली थी, मगर फिर उसे वापस लेना पड़ गया था। इस बार भी ये कह रहे हैं कि उनकी ये दवा जो है, ये कोरोना के लिए अक्सीर की दवा है, तीर की तरह जाकर निशाने पे लगती है। और ये भी कहा उन्होंने कि इस मेडिसिन को, जो आयुर्वेदा मेडिसिन है, वैसे हमें मालूम नहीं कि उन्होंने आयुर्वेद कहाँ पढ़ा है,
मगर बहरहाल वो कहते हैं कि आयुर्वेद मेडिसिन है ये, और इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई कर दिया है। ये और बात है कि 24 घंटे के अंदर WHO की तरफ से बयान आया कि भाई हम न किसी दवा को सर्टिफाई करते हैं, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक़ है, ना हमने किसी दवा को, किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को सर्टिफाई किया है। लेकिन तब तक तो हमारे जो टीवी एंकर्स हैं, बड़े भारी भारी रजत शर्मा जैसे भी, कि उन्होंने तब तक ये उड़ा दिया था कि भारत ने, आयुर्वेदा ने कमाल कर दिया है, दवा निकाल ली है, ये जो वैक्सीन वगैरह इन सब की ऐसी की तैसी, असल दवा तो ये है। और जब ये दवा लॉन्च कर रहे थे बाबा जी, तो उनके साथ कौन बैठे हुए थे? 2 मिनिस्टर्स, नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर, मेडिसिन के डॉक्टर, लिटरेचर वाले डॉक्टर नहीं, मेडिसिन, मेडिकल डॉक्टर, ये दोनों बैठे हुए थे। तो इससे शायद बहुत से लोगों को ये ख्याल आए कि जब इतने बड़े बड़े मिनिस्टर इस दवा को प्रमोट कर रहे हैं तो यकीनन उसमें कुछ बात होगी। मेरा एक दोस्ताना मशवरा है, अगर आपका इरादा है कोई ज़रा भी इस मेडिसिन को लेने का या अपने घर के किसी मेंबर को देने का, तो लेने या घर के मेंबर को देने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए, फिर वही कीजिए जो उसको मशवरा दिए। ये लाला रामदेव, डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी की सिफारिश पर जाकर अपनी और अपने घर वालों की जानों से मत खेलिए। तो ये लाला रामदेव मोदी जी के बहुत बड़े भगत हैं। लेकिन इन्हीं रामदेव से जब एक जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ये सवाल कर लिया था कि बाबा आप कुछ टैक्स भी देते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। तो बाबा ये सुनते ही आग बबूला हो गए। उस वक्त उन्हें ख्याल नहीं आया कि देश को टैक्स देना जो है वो देश के विकास में सहयोग करना होता है। उस वक्त तो उनके तन बदन में आग लग गई। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है, बिल्कुल। आप मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। अय्याशी का मतलब ही नहीं है, अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे बाबा रामदेव जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी एक चीज समझिए, नहीं आप एक पत्रकार होकर के आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। और फिर उन्होंने इस बेचारे पुण्य प्रसून वाजपेयी को वही श्राप दिया जो महर्षि विश्वामित्र ने शकुंतला को दिया था। यानी है शकुंतला, तू जिसकी याद में, जिसकी मोहब्बत में दुनिया को भुलाए बैठी है, तू जब उसके सामने आएगी तो तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ भी यही हुआ कि इंटरव्यू लेने के बाद जब वो अपने चैनल पर जहाँ वो मुलाजमत करते थे पहुँचे, तो उस चैनल के मानने वालों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और बेचारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये इतने बड़े मोदी भगत हैं जो दूसरों की नौकरी लेने से भी ज़रा नहीं चूकते। आइए आपको एक दूसरे मोदी भगत से मिलाएं। ये देखिए, प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है, और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। पहचान तो गए होंगे आप इन्हें। ये सब देख के आपके मुंह से क्या निकला होगा? ये नहीं निकला होगा कि पागल हो गया है क्या? क्या आप इसे जर्नलिस्ट कहेंगे? इस अर्नब गोस्वामी को तो जर्नलिस्ट कहना जर्नलिज्म की तौहीन है। आपको मालूम है, वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में हिंदुस्तान 180 मुल्कों की फहरिस्त में कहाँ पे है?
142 नंबर पर, 2 नंबर और नीचे। पहले 140 पर था, अब 2 नंबर और गिर गया है 142 नंबर पर। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस का अगर ताल्लुक है तो सिर्फ 38 कंट्री हमसे नीचे हैं और 141 कंट्रीज हमसे ऊपर है। और हिंदुस्तान की जर्नलिज्म को इस जगह पहुंचाने के का जिम्मेदार कौन है? ये अर्नब गोस्वामी और इनके साथ लाइन से उन तमाम चेहरों को याद कीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जो इन्हीं की तरह चीखते चिल्लाते हैं। इन सब ने हिंदुस्तान की जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क किया है। और ये आप जानते हैं चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि उस वक्त बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को 56 ग्राम ड्रग कैरी करने के इल्ज़ाम में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि वो 56 ग्राम ड्रग बरामद नहीं हुई थी। लेकिन अब जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी की यूथ विंग की जनरल सेक्रेटरी, जो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हुआ करती थी, उनको 100 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया है, तो अब ये अर्नब गोस्वामी कहीं पता नहीं किसी कोने में जाके छुप गए हैं और शायद बैठे हुए कहीं गा रहे हों कि दम मरो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, कहीं बैठे हुए गा रहे होंगे। तो ये दूसरे अंधभक्त हैं और आपको एक तीसरे अंधभक्त से मिलाते हैं। ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है। बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जूडो कराटे की भी माहिर हैं। यानी आप समझ गए, हमारा मतलब है अक्षय कुमार जी से। अक्षय कुमार जी भारत माता की गोद से उठकर कनाडा मौसी की गोद में जाके बैठ गए। यानी अब वो इंडियन सिटीजन नहीं रहे हैं, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली है। लेकिन माता से उनका प्यार चाहे जितना भी कम हो गया हो, मोदी जी से उनका प्यार न कम हुआ है न कम होगा, बढ़ता ही जा रहा है। और आप जानते हैं, इनका ख्याल ये है कि इस देश के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि उनके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं या नहीं आए हैं। ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो 2 करोड़ रोज़गार हर साल जो पैदा होने वाले थे, उसमें उनको कुछ मिला है या नहीं मिला है। उनके ख्याल में इन लड़कों और लड़कियों के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री वॉश बेसिन के पास खड़े होकर आम चूसते हैं या मेज़ पर बैठकर आम काट कर खाते हैं। सुन लीजिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? उनको ये भी बड़ी फिक्र है कि भारतवासियों को और दुनिया वालों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को जब नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है तो वो क्या करते हैं। सुनिए। मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब ज़ुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? ये अक्षय कुमार जी, मुझे याद है जब 2011 में पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी यूपीए के ज़माने में, तो इन्होंने ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था कि लोगों अब अपनी साइकिलें निकाल लो और पैदल चलने की तैयारी कर लो, क्योंकि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है कि अब तो मेरे भी बस से बाहर हो गया है। मैंने कहा कि उस वक्त पेट्रोल 71 रुपये था, जो अब 100 रुपये को छू रहा है। लेकिन इस बार अक्षय कुमार जी ने न साइकिल निकाली है, न किसी को पैदल चलने का मशवरा दिया है। दोस्तों, हमने ये सब बातें आपको क्यों बताई? हमने आपको ये बातें इसलिए बताई हैं कि हमारे जीवन में आज की ज़माने में दुख ही दुख है। बहुत दुख भरा जीवन है। गौतम बुद्ध की तरह मुंह से निकलता है सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, सब दुख है। ऐसे दुखी जीवन में
अगर हमारे लिए कुछ लोग हंसने और मुस्कुराने के कुछ पल हमें दे देते हैं तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम रामदेव, अर्नब गोस्वामी और अक्षय कुमार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जीवन के दुखी लम्हों में कुछ लम्हे वो हंसी के भी घोल देते हैं। उनका भी शुक्रिया। और आपको भी अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद।